अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। मेरे साथ मौजूद हैं हुमा अरसलान और बजट की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी हो सारी है। बजट पेश किया गया है 18 खरब 87 अरब रुपए से ज़ायद का, और खसारों का बजट है, टैक्सेशन का बजट है। तनख्वाहों में इजाफे पर अच्छी बात की गई कि 1 से 16 ग्रेड तक के मुलाजमीन की तनख्वाह 25% और उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाहें 15%, पेंशनों में भी सरकारी मुलाजमीन की इजाफा 15%। लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जिसका बजट पेश किया गया, जिसमें PSDP है, ज़राअत है, सेहत है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बाकी मामलात हैं, इंडस्ट्री को कहाँ सब्सिडी देनी है, कहाँ नहीं देनी, सोलर के हवाले से क्या होना है, फिर पाकिस्तान में जो बड़े डेफिसिट्स हैं जिसका हम जिक्र करते हैं, जिसमें अफरात ज़र भी मौजूद है, जिसमें महंगाई की शरह भी मौजूद है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा। बिल्कुल बहुत बड़ा मसला है। और हमारा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पिछले मुतवातर 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, हम जो इंटरेस्ट रेट है वो 22%, 20 से भी ऊपर रख के बैठे हुए हैं, और अब जाके 20.5%, 1.5% कम हुआ है। और हमारी इत्तलात ये हैं, जो सारी बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस रिलेटेड लोग या स्टॉक मार्केट से हैं, कि जी अब जाकर हर महीने 1.5% या 2% कम करते करते इसको 11 बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और महंगाई की शरह तकरीबन ये 4 साल के बाद ये अब जाकर ये मामला आगे बढ़ा है। तो बहरहाल जी, और तरक्की की शरह आपकी यानी GDP की कुल शरह की हम बात कर ले 3.6% के करीब होगी। कैसे होगी, खसारे का बजट कैसे पूरा किया जाएगा, टैक्सेशन का जो हदफ रखा गया है वो कैसे अचीव किया जाएगा, पाकिस्तान में बिजली के बिल, गैस के बिल, और उसके बाद टैक्सेशन, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्सेशन, फाइलर्स, नॉन फाइलर्स की दोबारा रट, कैसे ये मामला चलेगा। हुमा, हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, नईम सिद्दीकी साहब माहिर मईशत हैं। तो शुरू कर लेते हैं जी बातचीत का सिलसिला। बजट आप सुन ही चुके हैं, नईम साहब भी जान लेते हैं। हाँ, 18 खरब 87 अरब रुपए से जायद का आपका 2024 और 25 का बजट। जी अरसलान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये तो कल से जो सर्वे आया था उसी से ज़ाहिर हो रहा है कि 18,000 अरब रुपए का ये बजट है। लेकिन आप देखें ये जो आज बजट तकरीर आई है मिनिस्टर साहब की, तो बिल्कुल गोलमोल है। इसमें तो कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब अगर आप मुझे कहें कि बिल्कुल होम्योपैथिक है, अगर आप मुझे कहें कि फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ पे कितना टैक्स लगा है, किस चीज़ पे टैक्स नहीं लगा, वो कोई बात नहीं की। अब उन्होंने सिंपल से बात की जी 13,000 अरब रुपए का जो 12,900 था उसको 13,000 कर दिया है। ये इनका कलेक्शन टारगेट है। जो GDP ग्रोथ है उसको 3.6% कर दिया है। 9,775 अरब रुपए सूद की अदायगी के लिए रखे जाएंगे। दफाई बजट के लिए 2,000 अरब से जायद, सिविल इंतजाम के लिए 847 अरब, पेंशन के लिए 1014 अरब, बिजली व गैस की सब्सिडी की मद में 1,013 अरब। अगर आप कैलकुलेटर से इसको करें तो ये तो 13-14 हज़ार अरब तो यही बन जाता है। अभी इसमें SOEs की जो हमारे लॉसेज हैं, जो दूसरे लॉसेज हैं, वो हमने नहीं डाले। अब जो 13,000 अरब की बात की, इसमें अब 2,500 3,000 अरब नॉन टैक्स रेवेन्यू डाल रहे हैं, तो ये 16 ट्रिलियन हो जाएगा, 16,000 अरब हो जाएगा। 16,000 अरब में से 57.5% अब निकाल दें, जो कि सूबों को चले जाना है NFC अवार्ड में। अब आपके पास मेरा ख्याल है 90 अरब के करीब शायद रह जाए। 90 अरब में से 9,775 अरब आपने दे दिए सूद की मद में, तो आप 7,775 अरब रुपया तो यहीं पे ही माइनस हो गए ना। उसके बाद बाकी था, तो इसका मतलब है कि तकरीबन होपफुली 9,000 अरब से ज़्यादा का खसारे का ये बजट है। यानी हम कर लें इसको, तो जी मैं कह रहा हूँ खसारे का खसारा। अब घर से ये खसारा लेके चल रहे हैं। तो उसके अलावा उन्होंने दूसरी जो बात की, अब ये सिर्फ थोड़ी सी बातें उन्होंने की, ये इसको कहते हैं आउटलाइन। अब जो फाइनेंस बिल आएगा ना, उसमें हमें एग्जैक्टली पता चलेगा डिटेल कि किस चीज़ पे टैक्स लगा है, किस चीज़ से कितने % लगे हैं, किस पे कितना बढ़ाया है, किस पे कितना कम किया है। अब यहाँ उन्होंने जो बेसिकली बात की है कि पेंशन और तनख्वाह में इजाफा की है। 1 से 16 ग्रेड तक उन्होंने 25% इजाफा कर दिया है,
17 से 22 में उन्होंने 15% इजाफा किया है। इस तरह पेंशन में भी उन्होंने 15% इजाफा कर दिया है। बाकी अगर आप देखें तो मोटी मोटी चीज़ें जो हैं, शीशे की दरामदी मसनूआत पर उन्होंने ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है, स्टील कागज़ की मसनूआत की दरामदी शरह बढ़ाने का फैसला किया है, सेल टैक्स की छूट, रियायती शरह और एग्जामेशन ख़त्म करने का फैसला किया है। अब ये जो सेल टैक्स की छूट, रियायती शरह किस किस चीज़ पर ख़त्म किया है ये हमें नहीं पता। मतलब अशिया में सेल टैक्स का स्टैंडर्ड रेट आयद करने का फैसला किया गया, लेकिन वो क्या होगा, 18% होगा, 19% होगा, 5% होगा। मोबाइल फ़ोन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 18% GST लगेगा। इसी पे आता हूँ मैं पहले की तरह, सेल्स टैक्स, हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट कोई नहीं है ना। शेड्यूल 6 में कोई टैक्स नहीं है, शेड्यूल 5 में टैक्स है, ज़ीरो रेटेड है, लेकिन उसमें आपको बाद में टैक्स वापस हो जाता है, यानी कि टैक्स लगता है। शेड्यूल 8 में 18% या उससे कम टैक्स है। अब यहाँ तो ये तीनों शेड्यूल ख़त्म करके एक टैक्स लग जाएगा, रैशनलाइज हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब तो यही है। अब वो जैसे अभी फ़ायदा आपने देखा, रेस्टोरेंट पे आप खाना खाने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड पे 5% है। रेस्टोरेंटों की सेल जो है ना वो तकरीबन 90% क्रेडिट कार्ड पे चली गई है। अब आप देखें कि टैक्स कम करने का कितना फ़ायदा हुआ कि हर आदमी जाता है और चाहता है कि मैं क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करूं, वो डॉक्यूमेंटेशन में भी चला गया। और जो लोग टैक्स छुपाते थे, शो नहीं करते थे, 17%, 18%, वो भी इनकरेज करते हैं कि जी आप, अच्छा उसके बाद मुख्तलिफ बैंक आपको इंसेंटिव देते हैं कि इतने % डिस्काउंट लें, हमारा क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अब जो सेल टैक्स का आपने सवाल किया, अब अगर 18 से 19% करते हैं, अब ये देखें ना आज के बजट में, मतलब एक आप क्या बहस कर सकते हैं, मतलब आपके सामने कोई फिगर ही नहीं है। तो सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हकीकत पर मबनी है या बिल्कुल नहीं है। अभी तो गुज़श्ता प्रोग्राम्स में डिस्कस करने की बिल्कुल कोशिश की थी कि क्या आवाम दोस्त बजट आएगा या नहीं आएगा, तो हमें ये सवाल, इस सवाल का ये जवाब मिला था कि इस बजट की कोई इंपॉर्टेंस, कोई बर्थ है ही नहीं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम सितंबर में देखेंगे कि मिनी बजट देखें जी, ये एक जिसको कहते हैं ना एक फ्लेवर छोड़ा है। अब आपने उसका रिएक्शन देखना है कि हम ये करने जा रहे हैं और लोग क्या कहेंगे कि क्या क्या आप करो। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब अब फाइनेंस बिल आएगा तो उस पर पता चलेगा किस पे छूट। अब जैसे आपने कहा जी कि दरामदी लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट ख़त्म करने का फैसला, अच्छा जी कैसे होगा, कितना होगा, इनकम टैक्स भी ख़त्म होगा, सेल टैक्स भी ख़त्म होगा, एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ेगी, ये सारी चीज़ों की $50,000 की मालियत की गाड़ियों पर टैक्सेस और ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। तो बेसिकली उन्होंने आपको एक आउटलाइन दे दी है। अब इसकी आउटलाइन की आड़ में या इसके अंदर, जैसे हम कल से स्पेकुलेशन हो रही थी कि जी अद्वियात पे टैक्स लग रहा है, पैकिंग पे टैक्स लग रहा है, फलानी चीज़ पे टैक्स लग रहा है। अब जो 5,000 अरब रुपया जो है वो इनकम टैक्स की मद में उन्होंने बढ़ाया है। 3,700 अरब रुपया वो कहते हैं कि जी हम सेल टैक्स की मद में बढ़ाएंगे। इसी तरह 1,500 अरब के करीब एक्साइज ड्यूटी, लेकिन उसका बजट में कहीं को, वो सर्वे में ज़रूर उसकी स्पेकुलेशन थी, लेकिन उसका कहीं, अब यहाँ 2-3 मोटी मोटी बातें की हैं कि ये हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमने फ़लाँ महकमे के लिए इतने बजट रखे हैं, ये उन्होंने जिक्र किया। तो बेसिकली आज के बजट में कोई ऐसी बात है नहीं कि जिसके ऊपर आपको कंक्रीट रिमार्क दे सकें कि भाई इसका इम्पेक्ट क्या होगा, आम आदमी को इसका फ़ायदा क्या होगा या इसका नुकसान क्या होगा, सिवाय इसके कि गुड न्यूज़ इज़ दिस कि जी सैलरीज पे बढ़ा दिया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि 6 लाख से बढ़ा के 9 लाख पे कर दी। और फियर जो उन्होंने दिया है कि जी हम ये चीज़ों पे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कल जब फाइनेंस बिल आएगा तो फिर हमें डिटेल्स पता चलेंगी कि एग्जैक्टली टोटल किस किस चीज़ पे कितनी कितनी ड्यूटी है। लेकिन ख़तरे वाली बात जो है वो ये है सर कि मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। वो यही करेंगे, सेल टैक्स बढ़ा देंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे, मोबाइल पे टैक्स बढ़ा देंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब जब आप कह रहे हैं कि जब 12% इन्फ्लेशन है और वैसे एक्चुअली इन्फ्लेशन जो 22% के करीब नज़र आ रहा है। अब मैं पहले चाहूँगा कि हम इस पर ज़रूर बात करें। जी जी, अब खालिस आमदनी है गवर्नमेंट की, जी खालिस आमदनी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जी, रेवेन्यू जी 9,000 अरब रुपए लगाया गया उसका तखमीना जी, खालिस आमदनी। ये जो होगी, सुने तो ये तो होगी ना ऑब्वियस जी, 9,000 अरब जी ये है अचीव करनी है ना जी, ये जो कि हम हमेशा गैप रह जाते हैं, अचीव नहीं कर पाते। उसके ऊपर जो हमारी टैक्सेशन है, टैक्स महसूल वो है 12,000 अरब, 13,000 13,000 चले जी, 12,000 समथिंग, तो 900 बाद आओ 13,000 कर दिए, 13,000 चले
13,000 अरब रुपए हो गए। अब 13,000 अरब रुपए जब आप टैक्स इकट्ठा करें, आपने हद 6 लाख से बढ़ा के 9 लाख कर दी, जी फिर आप टैक्स इकट्ठा करें। इस टैक्सेशन की जो बड़ी मद है, जी जो बड़ी मद वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, सारी वही 70% वही है। बिलों पर आ गए, गैस के बिल पर आ गए, बिल्कुल। आपने पेन खरीद लिया, आपने मोबाइल स्टेशनरी खरीद लिया, बच्चों का दूध खरीद लिया, खाने पीने की अशिया खरीद बिल्कुल ली सब। बिल्कुल फिर इसके ऊपर होगा जीएसटी, जी। ठीक हो गया। फिर आप सुपर एडवांस, ये तो अभी आएंगी ना, अभी आएंगी चीज़ें सारी आएंगी बड़े वो, लोगों के लिए हाँ करोड़ों की बिल्कुल, मद हाँ में किसी हाँ पे बिल्कुल सुपर टैक्स बिल्कुल लगेगा, किसी पे एडवांस टैक्स। जी जी इस सारे बजट जी आपको जो कंट्रोल्ड पॉलिसी एक हम जिसका जिक्र करते हैं आईएमएफ की, जी। वो किस हद तक नजर आ सर ये 100% IMF डिक्टेटेड बजट है। मैं नहीं कहता कि IMF एडवाइज्ड है, ये IMF डिक्टेटेड है कि उन्होंने हमें आगे देने पैसे, वो पैसे में तब देंगे कि हम बजट उनकी मर्जी के मुताबिक देंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये बजट 100% अप्रूव भी हो जाएगा। सर कहा तो ये जा रहा था कि अभी भी इख्तिलाफात एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त मजीद मुश्किलात लेकर आ सकते हैं। इतने जो ये जो आपने सिंपल आउटर लाइन देखी है बजट की, इसमें तो आपको और मुझे भी कोई खिलाफ है ही नहीं, कि हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि इसमें है क्या। है क्या? लेकिन ना 1000 ऑफ अशिया है ना, हमें क्या पता। वो हमको ये वो महबूब हक साहब बजट पेश करते थे तो 3.5 घंटे उनकी तकरीर जारी रहती थी, वो एक एक चीज़ बताते थे कि क्या क्या। आपने बड़े लंबी लंबी अब तो जो बजट है वो आते हैं, उसमें ये है कि इतना हमारा ये हम बढ़ा रहे हैं, इतने हमने फलां महकमे की। देखिए बदकिस्मती देखें, एजुकेशन के लिए 95 अरब है, हेल्थ के लिए 45 अरब है। अब देखें ये तो दुनिया में देखें, आप अपना पीएचडी भी देखें, 1500 अरब है। आप सुने ना, हाँ और उस पर आप हेल्थ के लिए देख लें और एजुकेशन के मैं लिए सिर्फ वही आपकी बता रहा हूँ, priorities क्या दुनिया हैं? क्या के तो priorities? दुनिया की GDP का 10% एजुकेशन और हेल्थ पे वो लगाते हैं सर। हमारे तो कोई मतलब कोई सर, हिसाब ही ये नहीं टैक्स है। है ना, टैक्स नहीं सब। पहले हम इस पे ना टैक्स आप देते हैं, दिली खुशी से दें, जी। फिर आप दिली से देते हैं, मजबूरी से दें, खुशी से देने की दें। वजह जी क्या है? बिल्कुल, मैं आप बाहर रहे हैं, मैं टैक्स यहाँ हूँ, टैक्स देने के सर, टैक्स, मुझे वहाँ पर सेहत की सहूलत मिलेगी, बिल्कुल मुझे यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशन फ्री ट्रांसपोर्ट मिलेगी। के लिए सेफ्टी होगी, हमारे ट्रांसपोर्ट पास होगी, यहाँ सड़कें होंगी। justification नहीं है। एक छोटा सा बजट तो चल रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं तो जरा डिस्कशन को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और कौमी असम्बली में बजट आइंदा आने वाले साल का पेश कर दिया गया है, जिस पर हम कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ तज्जिया जानने की कोशिश भी कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करें, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले अरसान बात हो रही थी कि अभी ये सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ की गई हैं, अभी हमें फाइनल कंडीशंस आने वाले वक्त हाँ जी, बताएगा जब बिल कि आएगा क्या उसमें होगा, सारे बिल्कुल, वो फाइनेंस बिल के आने डिवीजन्स के बाद। होकर आएंगी, सारी चीजें आएंगी, तो फिर अंदाजा होगा कि किस पर कितना बजट गिरा है, किससे क्या लिया जा रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, कितने गैप्स हैं, कितने डेफिसिट्स हैं जहाँ पर आपका बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और शुरू ही देखिए ना आप, मैं तो हैरान हूँ, शुरू ही 9,775 अरब रुपए की सूद अदायगियों से कर रहे हैं। सारे से बिल्कुल ऐसा ही है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर आयमा मेहदी ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब खुशामदीद कहना चाहेंगे, साथ ही आपसे भी हमारा बुनियादी सवाल तो यही होगा, कैसे देख रही हैं इस बजट को? या आपको भी यही लगता है कि ये सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ की गई हैं रिएक्शन जानने के लिए, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना खसारा, या फिर हम खसारे में कितना धंसेंगे, महंगाई की शरह में इजाफा होगा, कमी आएगी, या फिर ओवरऑल एक बुनियादी सा सवाल कि क्या ये बजट आवाम दोस्त बजट है या नहीं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव मी। देखें, मैं अभी साइड ट्रांसमिशन सुन रही थी और मोटी मोटी चीज़ें मैंने नोट डाउन भी किए हैं। एक चीज़ तो इस बजट से वेरी क्लियर है कि ये एक डिक्टेटेड बजट है। बहुत जो IMF ने हम पे कंडीशन रखी थी वो बहुत ज़्यादा इन लाइन है जो बजट की हमने तकरीर सुनी उससे। ये बजट अवामी नहीं हो सकता, कोई भी बजट अवामी नहीं हो सकता जब वो कंट्री जो है डेफिसिट में हो, जब उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हों और उसके ज़राए कम हो। और वो बजट कभी भी अवाम फ्रेंडली नहीं हो सकता जब आप IMF प्रोग्राम में हो, तो दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। एक बहुत दिलचस्प पॉइंट मैंने उठाया इकोनॉमिक्स की व्यू पॉइंट से, बिकॉज दैट्स माय एक्सपर्टीज, के एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट पर टर्नओवर पर टैक्स नहीं लगा रहे, आप कैपिटल गेन टैक्स और जो फिक्स टैक्स है वो लगा रहे हैं, तो आप एक्सपोर्ट्स को किस तरह फरोग दे रहे हैं? ये तो एक्सपोर्ट एक्टिविटी को बड़ा ही हॉल्ट डाउन करेगी या स्लो डाउन करेगी। सेकंड, जो सीमेंट के बैग्स हैं उनके ऊपर भी एक 50 या 100 रुपीज एक्सेस चार्जेस लग गए हैं, तो इससे हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा हिट होगा। अब कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो इकोनॉमी को उठा देता है, रिसेशन भी हो तो कंस्ट्रक्शन उठा देती है, तो उसको भी स्लो डाउन किया गया है।
तीसरा अभी ये फाइलर्स नॉन फाइलर्स के चक्कर में जो कैपिटल गेन टैक्स है जो स्टॉक मार्केट में लगने वाला है, इससे हमारी स्टॉक मार्केट क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे चलती है हर स्टॉक मार्केट की तरह, तो वो भी आप देखें, मुझे तो लगता है कल से ही कोई बहुत एक्सेसिव सेलिंग का बिहेवियर होगा। तो यहाँ इस बजट में मुझे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं नजर आ रही, बिकॉज एक कंट्री में ग्रोथ तब तक नहीं हो सकती जब तक आप उसकी इंडस्ट्री को फरोग दें। अब मैं एक्सपेक्ट करी थी कि जो है ऐसी चीजें होंगी कि जी हम एक एक्सपोर्ट जोन लगाने लगे हैं, या हम एक्सपोर्टर्स को या इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक छूट देने लगे हैं टैक्स की, या हम उनको बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा। पीएसडीपी का जो 110% एक्सेसिव उनको बजट दे दिया गया है, फॉर व्हाट रीजन? कि आप वहाँ पे मतलब कोई ट्रांसपोर्ट चलाएं या आप फेडरल टेरिटरी को ज्यादा अच्छा करें। आई डोंट नो व्हाट्स द यूज ऑफ दिस, उसकी मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, उन्होंने जो है दिया है, देयर इज नो सेंस अबाउट दैट। अब क्योंकि इन्होंने अपना फिस्कल टाइटनिंग करनी है और ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, तो टैक्स जो है हर चीज पे अब लगेगा। बड़ा ही ढके छुपे तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम तेज होने वाला है। एट द सेम टाइम एक्सपोर्टर्स पे टैक्सेस लग गया है। आपके जो है कैपिटल गेन टैक्सेस है, आपके सीमेंट ज्यादा महंगा होने वाला है, आपकी जो बाय एंड सेल है वो भी फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का चक्कर है। ठीक है, ज्यादा फाइलर्स हो जाएंगे, टैक्स नेट इंक्रीज करने की कोशिश करें, लेकिन टैक्सेशन की बहुत कड़ी जो है वो कंडीशंस डाल दी गई हैं। दो चीजें बहुत ही डिसहार्टनिंग थी। एक तो एजुकेशन का हमारे पास सफिशिएंट बजट नहीं है, हेल्थ का सफिशिएंट बजट नहीं है। अच्छा जी, एट द सेम टाइम जो उन्होंने कहा हम पेंशन को बढ़ाएंगे, जो सबसे कम तनख्वाह है उसको भी बढ़ाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपकी 9 ट्रिलियन में आपका इंटरेस्ट रेट है, आपका बजट पहले डेफिसिट सीधा सीधा देखें ना, अगर हम 18 अरब 87 खरब का बजट देखें तो 8.5 खरब रुपए आप अलग कर लें, ये हो गया आपका खसारा। अब आप शुरू करें 10 खरब से। अब 10 खरब में भी आपने 9,500 अरब रुपए आपने झोंक देने अपने देने दिलाने पर, तो रह क्या गया? जो पीछे 20-25 का जो फिगर रह जाएगा, 25% भी नहीं है, ये शायद मेरे ख्याल 18% रह जाएगा। उसमें भी आपने जो डेफिसिट्स हैं उसमें सर्कुलर डेट नहीं है, अभी उस पर खामोशी है सर्कुलर डेट्स पे। फिर 1363 अरब रुपए की सब्सिडीज का बड़ा मसला है, ये भी बड़ी एक गेम है। सर्कुलर डेट का मसला है, जो आपकी एनर्जी पेमेंट्स हैं, जो आपने चाइनीज जो है रेंटल पावर प्लांट, उनके पैसे आपने देने हैं, तो बड़े हमारे वो ज़्यादा अखराजात हैं। और इतना टाइट बजट में मतलब बड़ी अच्छी तमहीद बांधी औरंगजेब साहब ने, बड़ी अच्छी तमहीद बांधी कि हमने ये करना चाहिए और हमने पाकिस्तान को हम इंडिपेंडेंट बनाएंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक आपने क्या वेन्यूज खोलेंगे? हम इतने लोगों को देंगे भी, जॉब्स देंगे, कहाँ पे आप जॉब्स देंगे? आप ट्रेनिंग देंगे, किस तरह की ट्रेनिंग देंगे? आईटी से मुतालिक हम चीज़ों को ज़्यादा करेंगे, लेकिन वेयर इज योर मार्केट? अगर आपने इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया जो कि आईटी के शोबे पे भी लगेगा, आईटी इज अंडर टैक्सेशन नाउ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एनीथिंग टू फ्लरिश? इतना ज़्यादा आपका इतना ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। और बहुत हाईलाइट किया जा रहा था कि हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं। आपने इतना ज़्यादा इंपोर्ट्स को टैक्स कर दिया है कि जो इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल है उसको लाने के लिए भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हॉल्ट हो गए। तो आप किस तरह का ट्रेड बैलेंस आप बता रहे हैं कि हमारा डेफिसिट कम हो गया? एट द सेम टाइम अगर देखा जाए जीडीपी में सिर्फ एग्रीकल्चर का जो बम्पर क्रॉप हुआ है सिंध के प्रोविंस में, उसकी वजह से हम जीडीपी में बच गए। आप इंडस्ट्री देख लें 1.5%, अपनी ग्रोथ आप देख लें, एजुकेशन को आप देख लें, एक्सपोर्ट्स को आप देख लें, तो बहुत ही धुंधली सी तस्वीर है। और इतने ज्यादा डेफिसिट, आई डोंट नो इतनी स्पेंडिंग कैसे करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं ना जरा इस पर ये सब्सिडीज यार, नईम साहब 1363 अरब की सब्सिडीज कहाँ से देंगे? निकालेंगे कहाँ से? पहले जो खसारा है, मुझे तो 18,000 अरब से तो का खसारा ही पढ़ के समझ आ रहा है। ये तो 1363 अरब की सब्सिडीज कैसे हो? ये तो IMF इनसे पूछेगा ना। सब्सिडी देखें, उनकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आप सब्सिडीज खत्म करें। उन्होंने तो कहा आप इंस्टीट्यूशनलाइज करें और इनको अच्छा, अब देखें कोई फाइनेंस बिल की कोई डिटेल्स आई हैं जिसमें हाई स्पीड डीजल पे इन्होंने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये से 80 रुपये कर दी है। ठीक है जी, इस तरह मोटर गैसोलीन पे भी 60 रुपये से 80 रुपये कर दी है। इसी तरह जो आपका हाई ऑक्टेन है उसके ऊपर भी 50 रुपये से 75 रुपये कर दी है। इसी तरह उन्होंने जो इनकम जो आप बता रहे थे ना 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए नहीं की है, वो 6 लाख रुपए की है, लेकिन उसमें रेट ऑफ टैक्सेशन बहुत बढ़ा दिया है।
6 की 6 लाख 6 की 6 लाख की ये है। जो हमें बताया था इन्होंने, इसका नहीं क्या मामला? नहीं उसको इन्होंने चेंज नहीं किया, वो 6 लाख की है। उसमें जो है ना जो रेट ऑफ टैक्सेशन है ना वो स्लैब थोड़ी सी कम कर दी है और रेट ऑफ टैक्सेशन उसका बढ़ा दी है। अब इसी तरह जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ रेट ऑफ अच्छा, 6 टैक्सेशन। लाख तक हाँ बरकरार हाँ आ गए मेरे पास। हाँ अच्छा, अब ये कुछ जो आपके पास होल्डिंग्स वगैरह है चीज़ों की, वो 1 साल तक रखेंगे तो इतना टैक्स होगा, 2 साल तक रखेंगे तो इतना टैक्स होगा, वो भी इसी तरह इन्होंने गाड़ियों में ये किया है कि वैल्यू वाइज कर दी है। यानी कि अगर गाड़ी आपकी जो है वो 850 सीसी तक है तो 0.5% ऑफ द वैल्यू उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर 800 सीसी से 1000 सीसी तक है तो वो 1% है, उससे ऊपर है तो 1.5 है। इस तरह अगर वो 3000 सीसी से ऊपर है तो 12% ऑफ द वैल्यू उसके ऊपर जो है ना टैक्स उन्होंने लगा दिए। ठीक है जी, 650 सीसी वाले बच गए वो हाँ है। अच्छा, इसी तरह जो एडवांस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पे ऊपर भी इन्होंने जो है ना 3% नहीं एडवांस टैक्स जो है, एडवांस टैक्स और सेल और ट्रांसफ़र ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है जी, उसके ऊपर 3% कर दी है। और थोड़ा सा मैं इसमें ये यहाँ पे आपने रुकना है, ये हमने इस पे डिस्कशन कर दी। आयमा आ गए जी चीज़ें, अब कुछ ना वो आ रही हैं। एक मिनट में तो बता दूं आपको, और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी ये कहते हैं वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹50 मिलियन, 5 करोड़, उसमें 12% टैक्स का रेट कर दिया है। वेयर द फेयर प्राइस, हाँ, वेयर द फेयर प्राइस वैल्यू एक्सीड ₹50 मिलियन लेकिन 10 करोड़ से कम है, उसमें 16% कर दिया है, और 10 करोड़ से ऊपर के ऊपर 20% कर दिया है। ठीक है ना। अब करोड़पति लोगों पे तो ये लग गया ना, खैर करोड़पति दे सकते हैं ना। मैं जरा मेरी और अपनी बात कर लूँ ना आपसे और वहाँ की। आयमा 6 लाख रुपए ही रखी गई है जी मद तनख्वाहदार तबके के लिए कि 6 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आप बच सकते हैं टैक्स से। यानी 50,000 रुपये महीना अगर हम कर लें, 50,000 से ऊपर कमाने वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह, स्लैब चेंज किए हैं उन्होंने, कुछ स्लैब चेंज किए हैं, उसकी डिटेल अभी आएगी, पर 45% तक, यानी एग्जैक्ट नहीं कह रहा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेशन 45% तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाख कमाएगा वो देगा 8-10 हज़ार रुपया, मुझे लगता है। ठीक है, मतलब अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपये है ना तो आपको 500 रुपये नेट सैलरी मिलेगी आपकी। कितना तकरीबन बन जाएगा जी टैक्स उस पर? ये इनिशियल तो कम है ना, लेकिन 4.1 मिलियन तो ऊपर होगा। चले आयमा, बल्कि मैंने एक ब्रेक लेना है। आयमा आप हमारे साथ ही रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो इस पर लाजमी बात करेंगे, क्योंकि अब जरा टैक्सेशन के बाद खदोखाल और बजट के बाकी खदोखाल सामने आ रहे हैं उमर, तो अब अंदाजा हो रहा है मेरी आपकी सैलरियों पे कितना टैक्स लगने जा रहा है। अभी तो मैं यार उसमें बैठा हूँ, क्या नाम है, उमर और मैं एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, टैक्सेशन के खदोखाल और बजट के खदोखाल अब सामने आ रहे हैं। अब पता चल रहा है जी कहाँ कहाँ कितना टैक्स लगा है। थोड़ी देर पहले आयमा ने हमें बताया कि एक्सपोर्टर्स पर लगा, नईम साहब ने बताया कि कैपिटल मार्केट जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं उस पर भी टैक्सेशन लग गए सीजीटी की मद में, और 15% सिक्योरिटीज़ पर टैक्स लगा, उस पर भी बात कर लेते हैं। फिर एक्सपोर्टर पे जो टैक्स लगा है इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है उम्मा। हमें एक्सपोर्ट वैसे ही खसारे में, हमारी बढ़ती नहीं है। आप पहले एक्सपोर्टर पे, इम्पोर्टर पे भी टैक्स लगाते हैं, फिर एक्सपोर्टर पर भी लगाते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया हमने कोई चीज़ नहीं देखी हुई। एहसन मेहनती साहब, हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेंगे जब टैक्स ही लग जाए। एहसन मेहनती साहब डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप है, हमारे मशहत हैं, हमें ज्वाइन किया है। एहसन साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला आज। एहसन साहब, टैक्सेशन की भरमार और खसारे का बजट, कैपिटल मार्केट कैसे देख रही है? देखिए, आई थिंक ये जो 45% सीजीटी है नॉन फाइनेंस के लिए, अनफॉर्चुनेटली ये कोई पॉजिटिव तो इसका इम्पैक्ट नहीं कह सकते, बट बिकॉज ये तो नॉन फाइनेंस जो है इसके अंदर तो छोटा इन्वेस्टर भी होता है जो कि वो 6 लाख की कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। इसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो कि विडोज हैं और फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं इसमें, जिसमें जो नॉन फाइनेंस होते हैं। तो आई थिंक ये तो कोई मुस्बत तो नहीं बात है कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव ले सकते हैं। ओवरऑल जो इसको जो कमिटमेंट है 18.5 ट्रिलियन का, ये बड़ा है, अच्छा कमिटमेंट है। जाहिर है पीएसडी में एलोकेशन होती है, सीमेंट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है ये। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर देखा जाए तो
3.6% का जो टारगेट है वो तो अचीव होते हुए नजर आ रहा है। एक्सपोर्टर्स के लिए नेगेटिव है। आई थिंक इसके अंदर बहुत सारी जो है वो डेवलपमेंट होगी, स्पेशली एक्सपोर्टर्स जो है 45% नजर नहीं आता कि वो टैक्स देंगे। अगर वो दे भी देते हैं तो एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जाहिर है नॉन फाइलर्स के लिए ये कोई ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट नेगेटिव है। तो आई थिंक कि ये तो इसको हम भी पॉजिटिव स्पेशली नॉन फाइलर्स के लिए। लेकिन फाइलर्स जाके जो रिकॉर्डेड है जो कर रहे हैं काम कैपिटल मार्केट के अंदर भी कर रहे हैं और दीगर जगहों पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जिनके प्रॉपर्टीज के अंदर जो काम कर रहे हैं वो फाइलर्स हैं, तो वो 15% से उनको पहले 7% था, अभी 15%। तो आई थिंक कि कैपिटल मार्केट के लिए तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव इसका देखा जाए तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड है और आम आदमी को इस तरह से फायदा होगा कि इससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर है हदफ पड़ा है। तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन की मद के अंदर कमिटमेंट बहुत बड़े हैं। इस वक्त हम देखते हैं कि पीएसडीपी को 1.5 ट्रिलियन जो है वो इससे पहले अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा जो है बड़ा कमिटमेंट पीएसडीपी का है डेवलपमेंट की साइड पर। तो आई थिंक ये तो एक्टिविटी जो है इससे इम्प्रूव होगी। ओवरऑल जो है प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा है, सैलरी क्लास के लिए अच्छा है कि स्लैब 45% तक नहीं गए जो एक्सपेक्टेड थे। तो आई थिंक ओवरऑल इसको पॉजिटिव तो कह सकते हैं, बट जाहिर एक्सपोर्टर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नेगोशिएट करना पड़ेगा अपने केस को, क्योंकि जाहिर बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है और बहुत सारे लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग को तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि 45% नॉर्मल टैक्स स्कीम में आती है, और प्रॉफिट मेकिंग या बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो टैक्सेशन है वो मिल जाएगी। तो आई थिंक ये इस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपोर्टर्स के लिए नेगेटिव है, एक्सपोर्टेड इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। जाहिर है नॉन फाइलर्स होते हैं उनको 45% कैपिटल मार्केट में टैक्स देना पड़ेगा, और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव है। बड़ा इन्वेस्टर यूजुअली फाइलर होता है तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर रहेगा, और जाहिर है इसके लिए ये पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा वही नहीं साहब वो कह रहे हैं कि जो फाइलर नॉन फाइलर वाला मामला है इसमें काफ़ी सारे उन्होंने पॉइंटर्स बताए। सर जी देखिए 15% फाइलर भी है और 45% नॉन फाइलर भी है। अब नॉन फाइलर की डेफिनेशन क्या है? आप 60 साल तक नौकरी करते हैं और 60 साल 1 महीने के बाद आप नॉन फाइलर हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो जितना फॉरेनर है यानी कि पाकिस्तानी या हमारा डायस्पोरा, वो सारे का सारा नॉन फाइलर है, क्योंकि उनके पास पीछे बीवी है, बच्चे हैं, फैमिली है, माँ है, बाप है, वो पैसे वहाँ से उनको भेजते हैं। अब इतनी बड़ी जो पब्लिक है जो कि नॉन फाइलर के ज़िम्मे में आती है, अगर उन लोगों ने स्टॉक में इन्वेस्ट, अब फिर जो बाहर से जितनों ने आपकी इन्वेस्टमेंट की है, एफडीआई जो स्टॉक मार्केट में आई है, अगर वो सारी की सारी सर लेकिन सर आप 45% की बात तो सुने ना कि 45% आपको अगर वो कैपिटल गेन पे टैक्स लगा देते हैं तो हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। अब नॉन फाइलर की जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी बारीक सी है ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक आदमी काम करता है, उसकी बीवी नॉन फाइलर है, वो उसके नाम पे अगर कोई चीज़ भी खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर जो है 45% है। इसी तरह एक्सपोर्टर पे टैक्स 29% कर दिया। अच्छा सर 29% टैक्स एक्सपोर्टर पे कर दिया और उनकी इंपोर्ट के ऊपर 18% जीएसटी कर दिया 15% से। अब वो यूनिफॉर्म रेट आपका जीएसटी का हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी आहिस्ता आहिस्ता खदो खाल खुलेंगे 18%, ठीक है। अब कई जीरो रेटेड थे, कई शेड्यूल 5, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया ना, शेड्यूल 5, 6 और 8 जो है ना उनको कंबाइन करके उन्होंने एक सिंगल स्लैब में डाल देंगे कि जनाब ये टैक्स है। अब जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कर रहा था वो इंपोर्ट पे 18% जीएसटी देगा और उसके बाद एक्सपोर्ट पे 29% वो स्टैंडर्ड टैक्स देगा, यानी कि उसका जो 1% टैक्स कटता था वो हो गया आपका जो फ्लेक्सिबल हो गया, या वो टैक्स जो है ना वो सिर्फ आपका इनिशियल टैक्स काउंट होगा। साथ अगर हम फिगर्स को हटा दें तो फिर लग तो यही रहा है कि ये तो अल्फाज का ये फिगर बिल्कुल। अब देखिए विद होल्डिंग इनकम टैक्स ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टीज और उनके भी सेपरेट टैक्सेशन कर दिया। अच्छा एडवांस टैक्स इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम नॉन फाइलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के ऊपर ये अब आया, यानी कि जो हम बात कर रहे थे ना रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर, उनके ऊपर 1% से 2.5% उन्होंने एडवांस टैक्स लगा दिया कि हम सबसे ये लेंगे। अच्छा ये आसान है, इसलिए आज से आपको बताना ये एरिया ऐसा है गवर्नमेंट के लिए ग्रे एरिया है, तो गवर्नमेंट उसको ज़्यादा छेड़ नहीं सकती क्योंकि वोट बैंक बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ये भी शिफ्ट हो गया है इंजन कैपेसिटी टू वैल्यू।
अब वो इंजन कैपेसिटी भी नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू पे लगेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैनी फोल्ड इंक्रीज हो जाएगा। स्टैंडर्ड 18% GST लग गया ऑन मोबाइल फ़ोन पे ऊपर, अब एक यूनिफॉर्म रेट उन्होंने उस पर लगा दिया है। अच्छा, एंड ऑफ एग्जामेशन फाटा पाटा पे जो पहले एग्जामेशन थी ना, जैसे वहाँ पे तो यहाँ की स्टील मिल वगैरह सब लोग वो छोड़, वो ख़त्म कर दिया। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज रेट टू बी चार्ज फ्राम 12% टू काइबर प्लस 3%। अच्छा, टू काइबर प्लस 3। अब डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एक था ना, जैसे वो 12% चार्ज, अब उन्हें कह दी काइबर प्लस 3, ये डबल हो गया इस वक्त के हिसाब से। सेल टैक्स टू बी चार्ज एट ए सप्लाई और एट ए टाइम व्हेन एनी पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। ये भी यानी कि पैसे जल्दी आ जाए हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी जो थी एग्जेम्पशंस वो उन्होंने ख़त्म कर दिए, उसके ऊपर भी वैल्यू वाइज कर दिया। अच्छा, मैं ज़रा आयमा को भी इस पे नईम साहब, आयमा को भी कहते हैं, आयमा ने भी ज्वाइन कर लिया एज एन साहब साथ है। आयमा, कैपिटल मार्केट अब वो भी कह रहे हैं कि जिस तरह से फाइलर नॉन फाइलर वाले मामले को देखा जा रहा है, कोई उसमें एक कैटेगराइज नहीं किया गया, बस ठीक है नॉन फाइलर है तो उस पर लगा दें टैक्स, चाहे वो कैपिटल मार्केट में काम कर रही हो, विडो हो, जिसका जिक्र कर रहे थे एहसन मेहंदी साहब अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा जो पैसे कमा रहे हैं 6 लाख, वहाँ तक तो बच गए, 6 लाख से ऊपर जो पैसे कमा रहा है 12 लाख से 22 लाख तक का, वो 15% टैक्स तो देगा 30,000 उसके साथ भी देगा। जी जी जी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा 30,000 भी देगा। अब वो 30,000 क्या है, ये नईम साहब उसको जगह टैक्स कह रहे हैं। बस वो एक टैक्स है कि आप क्यों ज्यादा कमा रहे हैं, इम्पोज्ड। आई डोंट नो कि किस गवर्नमेंट के किस स्पॉट में या किस खजाने में ये जा रहा है या इसकी क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं भी चेक कर रही थी तो जो फिक्स्ड इनकम है ना, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो है स्टॉक मार्केट के, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स है, अराउंड 45%, स्टॉक्स पे अराउंड 15% है। तो देयर इज गोना बी अ ह्यूज शिफ्ट बिटवीन वेयर पीपल इन्वेस्ट। जब वो शिफ्ट होगी तो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे एकदम से होगी, व्हिच इज एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि वो सारी एक्सपेक्टेशंस पे जाती है। लेकिन मुझे सबसे जो ज्यादा बड़े मसले, एक तो इन्होंने दे दिया एक बजट के बाद एक इम्पैक्ट असेसमेंट होती है कि ये बजट आ गया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में फॉर द नेक्स्ट 3, 6, 9 एंड 12 मंथ। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि जो हमने पिछले 12 महीने में किया है, हमारी ग्रोथ जो है अपने एक्सपेक्टेशन से काफी कम थी। आगे भी हमारी ग्रोथ जो है, आई एक्सपेक्ट कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे। होगी तो पॉजिटिव ग्रोथ ही होगी, 1%, 1.5% एट द मैक्सिमम, बिकॉज जिस हिसाब से हम एक्सपोर्टर्स को टैक्स कर रहे हैं, उससे ये होगा कि हमारा जो बजट का बैलेंस है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी, जो एक्सपोर्ट्स को हम टैक्स करें तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो काफी हद तक इससे हिट होगा। ठीक है, उससे एक्सपोर्ट से हमारा ये भी होगा कि उससे हमारे पैसे जाते हैं करंट अकाउंट में जाते हैं, हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो that's one problem that I'm seeing with this budget. The other problem is हमने टैक्स नेट IMF के मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की, और जब टैक्सेशन ज्यादा लगता है इकोनॉमी में तो इकोनॉमी की ग्रोथ खुद ब खुद नीचे आ जाती है। ठीक है, एक फिस्कल साइड है, मॉनेटरी साइड। थर्ड चीज, बहुत ज्यादा इन्होंने कहा है कि हमने इन्फ्लेशन को काबू में कर लिया है, महंगाई कम कर दी है। ये समझ नहीं रहे कि द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज नॉट डिमांड बेस्ड, इट्स नॉट डिमांड बेस्ड, इट्स सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वहाँ पे इनएफिशिएंट हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज विद द सप्लाई साइड कि हमारे पास इतनी सप्लाई है या नहीं। अब जिस तरह से गैस, पेट्रोल, एनर्जी की प्राइसेस ज्यादा होंगी, आई डोंट नो हाउ दे गोना कंट्रोल इन्फ्लेशन। हाँ, ये ठीक है कि जो बैंक का पॉलिसी रेट है इसको कम करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और कम करना चाहिए, बिजनेसेस बढ़ें। तो अब ये पॉलिसी रेट इसलिए शायद कम करें ताकि बिजनेसेस बढ़ें और हम उसको ज्यादा टैक्स करें। लेकिन आई थिंक जितना रिग्रेसली ये करने की कोशिश करें, ऑल्दो इट्स गुड, बट जितना रिग्रेसली करने की कोशिश करें, इससे ग्रे इकोनॉमी और पैरेलल साइड शिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। एट द सेम टाइम जो अभी हमारे वजीर आजम साहब चाइना गए थे एफडीआई को वाले मामले पर आयमा, इस पे ज्यादा बात करनी हमें जरूरत भी है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट बहुत बहुत कम है और हमारी एक्सपोर्ट अभी बढ़ भी नहीं, उस पर हम टैक्स भी लगा देंगे तो और क्या बढ़ाएंगे, फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी, एक्सपोर्टर बाहर भाग जाएगा। जी आयमा, कुछ कह रही है? उसका एक्सपोर्ट टैक्स का प्रॉब्लम ये होगा, ना सिर्फ हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड खराब होगा, हमारा जो रिजर्व्स हैं वो भी खराब होंगे। तो आई डोंट नो व्हिच वे द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू गो रियली। सिर्फ टैक्स के ऊपर ही हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम
हुई है, हम एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो उसी के पीछे लग जाते हैं। अब हमने टैक्स इकट्ठा करना है, चाहे जहां मर्जी से करना है, इस पर हमें ये जो आयमा आप बात करिए ना कि फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, नईम साहब, इसमें हम ये देखते हैं अगर हम फिगर्स को अच्छा, मैं आयमा का शुक्रिया अदा करूंगा, काफी देर हमारे साथ ही। आयमा, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, इसमें बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं चाहूंगा इससे पहले कि नईम साहब इस पर बात करें, मैं ये चीज़ समझने से थोड़ा कासिर हूँ नईम साहब, दुनिया भर में लोग अपनी एक्सपोर्ट को इनकरेज करते हैं, हमने खामोशी से डिस्करेज करना शुरू कर दिया। 29% जी, ये तो बहुत जुल्म हो जाएगा। मेरा मतलब आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, आपकी सर्जिकल की एक्सपोर्ट है, आपकी फार्मास्यूटिकल्स की एक्सपोर्ट है, और ये जो फार्मास्यूटिकल तो खास तौर पे एक ऐसा सेक्टर है जो अभी ग्रोइंग है और स्ट्रगल कर रहे हैं। और सर देखें, और जितना ये, अच्छा अब ये देखें, ये जितना रॉ मटेरियल मंगाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, ये मशीनरी मंगाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, ये रॉ मटेरियल देखिए, ये डाइज केमिकल। अब क्या हुआ, पहले माल मंगाया आपने उस पर टैक्स दिया, उसके बाद आपने एक्सपोर्ट किया, बताएं 29% टैक्सेशन ऑन एक्सपोर्ट, तो मैं नहीं समझा 1% एंड 29%, यानी कि आप ये समझ लें कि अगर $30 बिलियन की एक्सपोर्ट होती है तो $9 बिलियन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सारी डॉक्यूमेंटेड है। यही बात एहसन मेहनती साहब से भी। एहसन साहब, जो एक्सपोर्टर पे टैक्स लगा है, कि समझते हैं कदगन होगी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक बड़ी रुकावट हो सकती है? आई थिंक ये सारा मामला जो है ये कुछ फॉरेन एक्सचेंज का नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो एक्सपोर्टर जाहिर है ये फॉरेन एक्सचेंज बिल्डअप करते हैं, पाकिस्तान के अंदर लेकर आते हैं, वो किसी भी तरीके से एनर्जी बिल्स हायर साइड पर पे करते हैं, सारी जो मामलात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज हैं पाकिस्तान में, और जो आपको डिफेंस के इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, ये सारे देते हुए अब ये कि इनको 45% इस पे टैक्स रेट लग जाएगा, तो आई थिंक ये तो थोड़ा सा ज्यादती नजर आती है। बिकॉज आगे कोई डिविडेंड भी इनको अगर आते हैं तो जाहिर उन डिविडेंड पे भी 15% टैक्स लगेगा। अगर कोई सुपर टैक्स पेयर है तो उस पर भी मजीद 15% लगेगा। तो आई थिंक ये सारा जो मामला है ये तो कोई 75% टैक्स रेट बन जाएगा अगर कोई बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिविजुअल बेसिस पर जो है वो अपनी कॉर्पोरेट के थ्रू अपनी इनकम को बुक करता है। तो आई थिंक ये तो थोड़ा इनजस्टिस भी नजर आ रहा है, और एक्सपोर्ट जाहिर है इस पे इम्पैक्ट करती हैं बड़े एक्सपोर्टर्स से, तो जाहिर है इसके फॉरेन एक्सचेंज के भी इम्पैक्ट। सेकेंडली अगर आप देखें कि रिमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं वो प्रॉपर्टीज की तरफ जाती हैं, और ये यूजुअली नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज होते हैं जो रिमिटेंसेस पाकिस्तान में लेकर आते हैं, और जाहिर है उनके नाम की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी प्रॉपर्टीज नाम पर नहीं होती हैं तो उनके फैमिली मेंबर्स की एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो इनडायरेक्टली रिमिटेंसेज जो हैं जाहिर है आती है प्रॉपर्टीज में, और अगर उस पर कैपिटल गेन होता है तो वो भी 45% अब वो हो गया है टैक्स रियल एस्टेट पे नॉन फाइनेंशियल। स्पेशली अगर कैपिटल मार्केट की देखें तो उसमें फॉरेन रेजिडेंट जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फॉरेन इंडिविजुअल के नाम से आते हैं। आई थिंक वो भी जब आएंगे तो 45% जो है स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन वो जितना भी टैक्स है अगर उन्होंने 30 जून से पहले बुक नहीं किया तो 30 जून के बाद फिर वो 45% बन जाएगा। आई थिंक ये इनिशियल रश होगा कुछ और रियल एस्टेट के अंदर, वही हिस्टोरिक होगा, फिर बुकिंग होगी, और जो नई इन्वेस्टमेंट आएगी उसको पता है कि कैपिटल गेन अगर हो गया है तो 45% प्रॉपर्टी पे तो यूजुअली डिविडेंड नहीं होता, तो गेन कैपिटल गेन ही होता है, और उस गेन पर 45% का मतलब ये कि वो हाईएस्ट रेट पर, चाहे वो छोटी गेन हो या बड़ा गेन हो या छोटा फॉरेन रेजिडेंट। चले, बहुत शुक्रिया एहसन मेहनती साहब हमारे साथ थे। एक छोटे से ब्रेक लेते हूँ मैं। नईम साहब 45% वाली बात जो फाइनल नॉन फाइनल की वो एहसन साहब भी कह गए, मैं ब्रेक से आता हूँ तो इस पर बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जो गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक पे जाने से पहले था उसी को कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे खसारों की बात जहाँ हो रही है, वहीं जितने टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, ये फाइलर नॉन फाइलर की जंग अरसान हम ये देखते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही खेली जा रही होती है, ग्लोबली इसका कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता। अगर हम बाकी दुनिया को देखते हैं तो बाकी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने इसका फॉर्मूला क्या था, ये जंग भारत में भी ना ये फाइलर नॉन फाइलर की बड़ी जंग थी, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों पर बड़ी अक्लमंदी की। उन्होंने अपनी ब्लैक इकोनॉमी को ख़त्म करने के लिए एक ही रात में नोट बंद कर दिए। आपको सारे नोट बैंक लाने पड़े अगर आपने चेंज कराने, वरना वो नोट तबाह हो गए। काफ़ी कुछ सामने आ गया। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर शुरू कर दिया कि इतनी मत, तो वहाँ पे छूट भी देते हैं ना, इंसेंटिवाइज कर। हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि हमें इंसेंटिवाइज करते नहीं। चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, जहाँ पे इंसेंटिव बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, वहीं हम सबसे ज़्यादा टैक्सेस आयद करें। अच्छा, फिर शकील रामे साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया नईम सिद्दीकी साहब के साथ साथ, और माहिर मैशत माहिर इक्तिसादियात हैं। शुक्रिया जी शकील साहब।
बजट आपके सामने है, कुछ चीज़ें थी जो अब सामने आ रही हैं जिसमें टैक्सेशन की भरमार है और कुछ चीज़ों को इंसेंटिवाइज करना था, वहाँ पर भी हमने टैक्स लगा दिया। ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट की बात करें, 29% के करीब हमारे सारे एक्सपर्ट्स के बता रहे हैं कि 29% के करीब टैक्स एक्सपोर्टर पर भी लग गया। देखें, यहाँ फिर आप बात कर रहे थे टैक्स की भरमार है, इस दूसरी तरफ टैक्स छूट की भी भरमार है। मतलब आप अभी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर इकरामुल हक साहब है, बड़े टैक्स के वो एक्सपर्ट है, वो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के मुताबिक पिछले साल हमने 120 बिलियन रुपीस की टैक्स कंसेशन दिया टॉप ब्यूरोक्रेट जजेस वगैरह को। अब इमेजिन करें 120 बिलियन की कंसेशन है ऑन पर्क्स और डिफरेंट गिफ्ट्स ना, तब उनकी असल वैल्यू क्या होगी पर्क्स वगैरह की। ये है असल प्रॉब्लम की जड़ जिस पे हम बात नहीं कर रहे। अरसलान, आवाज आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है। आप बताएं, सरकारी अफसरान के जो आला शाहाना खर्चे हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं। वो इसमें बता रहा हूँ कि यानी कि 120 बिलियन रुपीस की उन्होंने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हैं, तो आप इमेजिन करें उस पर कितनी पर्क्स वगैरह कितनी होंगी। एक चीज़, दूसरा चीज़ देखिए, हमारी इकानमी को चलाने के लिए हमने हमेशा से, अभी कुछ अर्से से हमने क्या कर रहे हैं, बैंकर को, अकाउंटेंट्स वगैरह को ले आते हैं और कहते हैं इकानमी रन करो। भाई उनका ये काम नहीं है, इकोनॉमिस्ट का काम है। या आप ऐसे ही कर रहे हैं, आप एक आर्थोपेडिक यानी कि सर्जन को कहें कि आप न्यूरो सर्जरी कर दें, ऐसे नहीं होता है। आपको प्लान करने के लिए बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि आपकी किस जगह से आपका जो सस्टेनेबल सोर्सेज पैदा हो सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म है, कौन सी लॉन्ग टर्म है, इकानमी को सस्टेनेबल बेसिस पे बूस्ट कैसे देना है। मतलब देखें, किसी भी इकानमी को आप अगर पढ़ के देखें तो सिर्फ टैक्स रेवेन्यू पे नहीं चला सकते, आपको टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप IMF की बात सुने हैं, वो कहते हैं हम नॉन टैक्स को छोड़े, आप टैक्स पे ध्यान दें। वो कहते हैं स्टेट, क्योंकि नॉन टैक्स जो हम कहाँ से ले सकते हैं, स्टेट और इंटरप्राइजेस से। वो कहते हैं जनाब इनको बेच दो। अगर हम देखें तो यही बात वो चाइना से बात भी कर रहे थे, जनाब आपकी जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं ये आपको हेल्प नहीं करेंगी, आपका मॉडल नहीं काम करेगा। 1980s में वो काम कह रहे थे। अब देखें, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही बनती जा रही है चाइना। अभी भी चाइना शकील साहब माजरत के साथ, स्टेट ओन इंटरप्राइजेज जो है उसको बेचना कोई इतना आसान अमल नहीं है। अभी तक हम PIA, स्टील मिल, ये सारे लेके साथ चल रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, तो इतना आसान तो ये भी नहीं होगा कि इसको हम प्राइवेटाइज कर दें। मुझे बात बताएं, दुनिया का कौन सा बिजनेसमैन ऐसा होगा वो जो चाहेगा कि एक बिजनेस जो है वो कभी मुनाफे में नहीं आ सकता, उसको खरीद ले? कोई आप मुझे दुनिया का बिजनेसमैन बता सकते हैं? इसका मतलब है इन इदारों में बड़ी जान है, ये आपको बहुत रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मसला है गवर्नेंस का। मैं आपको चाइना की मिसाल दे रहा था, अभी भी उनकी जो नेशनल GDP है उसमें 29 से 32% के बिटवीन उनके स्टेट एंटरप्राइजेस का हिस्सा होता है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप चाइना की इकोनॉमी का साइज देखें जो कि 18 ट्रिलियन है, तो हमारा क्या है, हमारा हमने गवर्नेंस को खराब कर दिया है इसकी, क्योंकि वो गवर्नमेंट की वजह से है। अच्छा, अब इसको अगर हमने चेंज करनी गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट करेगी ना कुछ, और गवर्नेंस बैड है तो गवर्नमेंट बुरी है, फिर गवर्नमेंट को चेंज कर दे, गवर्नमेंट को दे दें, किसी को प्राइवेटाइज कर दें। आप ऐसा नहीं चलता, आपको उस रेवेन्यू की स्ट्रीम को भी लाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपका जितना डेफिसिट आ रहा है बजट में, अभी भी देखें जो कि 18,000 बिलियन का इन्होंने बात की है बजट की, तो उसमें जो क्या कहते हैं कि हो सकता है हम 10,000 बिलियन की फिगर आ रहा है, कुछ आ रहा है 12,000 बिलियन का, तो 10,000 का जरा आ रहा है कि जनाब कि हम इतना हमारे पास है, बाकी हम कहीं और से मैनेज करेंगे। कहाँ से मैनेज करेंगे? कर्ज लेंगे या लोगों पे टैक्स लगाएंगे। अब मुझे बताएं, जब आपके पास प्रोडक्टिव सोर्सेज नहीं है, या यानी कि स्टेट एंटरप्राइजेज या अन्य सोर्सेज, नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है, एवेन्यूज, तो आप टैक्स पे जाएंगे ना। और जो आप उमरा है हमारे मुल्क के, आप उनको देखें, दुनिया में कहीं पर भी कोई भी आपको लीक्स नजर आता है, जहां आपको कुछ चीज नजर आती है, उसमें हमारे सारे टॉप के लोग होते हैं, इवन हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम उसमें होते हैं, कि उनकी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारा पैसा बाहर रखते हैं। जब बाहर रखते हैं उनको टैक्स की परवाह नहीं है। पाकिस्तान में टैक्स कौन सा लगता है, कौन सा नहीं लगता है, पाकिस्तान में तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। क्योंकि शकील साहब तो उस पर टैक्स तो देना पड़ेगा, अब तो इन्होंने बड़ा सख्ती कर दी है ना इस पे। अच्छा, मैं आप वाली बात, अगर मैं जरा नईम साहब ये जो बात करें, सरकारी मुलाजमीन, उनकी बरात,
ये चीज़ें कम क्यों नहीं करते हम? सर जी, ये तो सुबह से हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर साइड को क्यों नहीं आप रिफॉर्म करते। अच्छा पॉइंट है ये तो मैं शुरू से कहता हूँ एक बात, एक्सपेंडिचर साइड को देखें आप। ये जो टैक्सेस आप लगा दिए हैं, देखें हम लाख कहते रहे लेकिन इन्होंने एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर कोई काम नहीं करना। जो मुराद मेरी है मिलती जाएंगी, जो एग्जेम्पशन मिलती है मिलती जाएंगी। 1000 अरब की 1000 अरब की सब्सिडीज देने की बात करें। अब देखें सर जी, अब देखें आईटी इंडस्ट्री दुनिया की इस वक्त सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है। हमने उस पर भी टैक्स लगा दिया उसके ऊपर 10% लैपटॉप और डेस्कटॉप पे दोबारा। अब बाहर से कौन आएगा सोलर पर? आपके सोलर पर आप जो बिजली बना के वापस देते हैं रिवर्स मीटरिंग के जरिए, वो उतने पैसे की लेते नहीं जितने पैसे की आपको वो तो अब उन्होंने और कम कर दी। अब देखिए जीएसटी और लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर 10% इंक्रीज कर दिए। वो भाई दुनिया पूरी इस वक्त कह रही है कि आईटी को टैक्स फ्री करो, इसलिए कि दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम। दिस इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम जो आपके पाकिस्तान में बैठे हुए डॉलर कमा सकते हैं। कह रहे थे कि हमारे यहाँ सारा मसला जो है ना वो गवर्नेंस का, मैनेजमेंट का है। देखिए बेसिक लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस एंड करप्शन, बिल्कुल ऐसे ये 3 बुनियादी चीजें हैं। उसके बाद बाकी सब कुछ आता है। सर फार्मूला भी मौजूद है कि हमें ये कहा जाता है टैक्स नेट बढ़ाएं, मसाइल हल हो जाएंगे। हम टैक्स परसेंटेज बढ़ा देते हैं, टैक्स नेट बढ़ाने की बात नहीं करते। आपने टैक्स नेट कैसे बनाया? डरा रहे हैं ना, डरा रहे हैं। आपने तो अब कोई बंदा ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना किसी के बस में है, ना को बेच सकेगा। अब आपने बिल्कुल हर चीज़ को स्टेगनेंट कर दी है, हर चीज़ ऑन होल्ड चली गई है। और मैं समझता हूँ पिछले साल जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, इस साल आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन के कितना इंतहाई लेवल भी होगा और महंगाई की शरह कितनी ऊपर जाएगी, लोगों की बाइंग पावर कितनी कम होगी। ये सारी देखिए सैलरीज पे टैक्स लग गया। अब जिस बंदे की सैलरी जो है थोड़ी भी है उसको इतना ज़्यादा टैक्स। 50,000 से ऊपर वाला तो फंस गया ना। अच्छा, वो तो 50,000 से ऊपर वाला तो टैक्स देता है। अच्छा फिर ये 30,000 क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि प्लस 30,000 क्या होता है। देखिए जो वो भी वेरी कर रहा है। हाँ जी, वो भी बढ़ रहा है। ये नहीं कि 30,000 बढ़ता जा रहा है, वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। वाले के लिए तो सर 1,80,000 है। हाँ जी बिल्कुल। और जिससे 30% ले रहे हैं उस पर 4.5 लाख समझ लें, 4,30,000 7 लाख रुपए। फाइलर और नॉन फाइलर पे 3% और 6% टैक्स हुआ करता था, ठीक है ना, जो हम जिसको हम कहते हैं 236K। अब उसको उन्होंने इस साल कर दिए कि जी 5 करोड़ तक 3% होगा, 10 करोड़ तक 3.5% होगा। ये भी प्रॉपर्टी की बात बता रहे हैं। 10 करोड़ से ऊपर हाँ जी 4% होगा। अच्छा मैं इस पे आता हूँ नईम साहब, ये इस पॉइंट पे शकील साहब से इस पॉइंट, ये जो आप कह रहे हैं ना फाइलर, शकील साहब फाइलर नॉन फाइलर, ये हम डिवीजन करके क्या अपना टैक्स बेस बढ़ा सकते हैं? देखिए ये तो पहली बात ये है कि सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको इस तरह की चीज़ों पे जाना ही ना पड़े। बात यह है कि आपकी गवर्नेंस कमज़ोर है ना, कि जिस पे आप करते हैं, कि जिसकी वजह से आपको ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, अब फाइलर ना फाइलर की बात करते हैं। मुझे बताएं पाकिस्तान में गोल्ड का इतना बड़ा बिजनेस है, गोल्ड वाले कितना टैक्स देते हैं या आपसे डायरेक्ट कितनी पेमेंट लेते हैं? वो कैश में लेंगे? कभी उसको आप कहेंगे वो इसके लें कैसे कहते हैं क्रेडिट कार्ड पे या इस तरह बात करें, वो नहीं लेते। हमने जो किया हमने ना शॉर्ट टर्म में, यही तो बात करता हूँ, हमने शॉर्ट टर्म इधर उधर करके ना मार्केट की कोशिश करते हैं, हम लॉन्ग टर्म पे नहीं जा रहे। और लॉन्ग टर्म पे इसलिए नहीं जा रहे, इसमें फिर सारे का सारा जो मरात ज़्यादा लीड क्लास है वो आती है। जब वो आती है तो अपने लिए उन्हें सारी किस्म की चीज़ें पैदा करनी है। अभी ये सदीकी साहब बात कर रहे हैं रियल एस्टेट पे ना टैक्स की। अभी आप देखना आगे कि होता क्या है, क्योंकि इन सबके फाइनेंसर कौन है? रियल एस्टेट वाले टाइकून, इनके सारे फाइनेंसर्स हैं। जब वो इनको कहेंगे भाई साहब फाइनेंसिंग खत्म होगी आपकी, आप करें आप, तो इन्हें खुद ब खुद टैक्स का कोई ना कोई एवेन्यू निकाल लेने, उनको छूट देने के, फंस जाना मेरे जैसे और आप जैसे बंदे ने। हमने जो बनाना है ना बेसिक, हमें एक सिस्टम बनाना है जिसमें सबको पता हो इस सिस्टम में चलना है, इसके बाहर नहीं चलना। और उसकी जो इब्तिदा होनी है वो हमारी ऊपर से होनी। जिस तरह आपने कहावत सुनी होगी हमेशा, कहते हैं बोटल नेक क्या है, तो आप कभी गौर करें बोतल की नेक कहाँ होती है? टॉप पे होती है। टॉप पे प्रॉब्लम है, वहां से हम जब तक ठीक नहीं करेंगे, नीचे परचून की बात कर रहे हैं, किधर को कर लो 200 रुपया, उधर से 300 पकड़ लो, यहाँ से आपको सही बात होने काम है वहाँ आप नहीं कर रहे। वहाँ आप टैक्स करें, पर देखिए एक सिस्टम था ना, जैसे पोलिटिकल इकोनॉमी करें आप, इसकी लिबरल सिस्टम की, लिबरल इकोनॉमी की, उसमें क्लियर बताया था आप इसमें विनर होंगे लूजर होंगे। जो विनर होंगे तो वो टैक्स देंगे, कंपनसेट करेंगे लूजर्स को। अब हो क्या रहा है, लूजर आप है और विनर आप उनको मजीद कंसेशंस दे रहे हैं। अब इस प्रोसेस करने की बेसिकली जरूरत है। शकील साहब मैं ना दो चीजें, एक तो जो सिस्टम वाली बात आपने की ना,
मैं इससे बड़ा हैरान होता हूँ कि सिस्टम्स 75 साल हो गए, हम एफबीआर को अलाइन नहीं कर सके, वन विंडो ऑपरेशन नहीं कर सके, हम अपने टैक्सेशन को किसी एक विंडो पे नहीं ला। अजीब बात है। शकील साहब थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज की इस बजट ट्रांसमिशन में। एक ब्रेक लेंगे, नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर आते बात करते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी बात हो रही है, कुछ एनालिसिस भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ आने वाला वक्त कितना अलार्मिंग और चैलेंजिंग है इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नईम साहब, अब क्या होने जा रहा है? बजट तो पेश कर दिया गया है, फिर वही बात कि ये अभी सिर्फ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये IMF का डिक्टेटेड बजट है। जैसे कि आपने भी कहा था कि ये फुली फ्लेज्ड एक IMF डिक्टेटेड बजट हमारे सामने आ गया है जिसकी कुछ आउटलाइंस हैं। इसको रिएक्शन देखने के लिए रिएक्शन पे बात करना चाहेंगे, रिएक्शन क्या हो सकता है आने वाले वक्त? अच्छा देखिए जी, अब हम जो मेन 3-4 सेक्टर हैं उन पर बात करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक, उस पर कोई टैक्स अनाउंस नहीं हुआ। एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉन टैक्सेबल स्टिल, और एग्रीकल्चर आपका 21% ऑफ द GDP को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपने दूसरा देखा लीनियंसी, जो एक मेन तबका था, यानी कि जो 35 लाख 40 लाख होलसेलर, दुकानदार, रिटेलर जो सब थे, उनको भी क्या कहा गया जी हम 1% या 2.5%, वो भी आपके टैक्स की मतलब उनसे ज़्यादा तो आपको 30, 35, 40 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाते जी आपकी सैलरीड क्लास, उसके ऊपर उन्होंने उसको बिल्कुल मार दिया, उसको ले गए अपर स्लैब में, उसकी स्लैब कम करके जो पहले 7 थी उनको 4-5 कर दिया। अच्छा उसके बाद सर आप देखें, आपका नॉर्मल बिजनेस मैन आ जाता है जिसमें AOPs आती है, इंडिविजुअल्स आते हैं। अब AOPs पे भी टैक्सेशन बढ़ा के 35% जो मैक्सिमम थी उसको 45% पे ले गए, उनको भी मारा है। अब उसके बाद आ गया सर आपका सबसे बड़ा सेक्टर जो कि आपको 30 बिलियन, जिसका आपने अगले साल का टारगेट रखा है 42 बिलियन, वो उसके ऊपर आपने कहा जी कि आपका जो 1% टैक्स है वो एक मिनिमम टैक्स है। ये आपकी टोटल इनकम जो होगी उसमें से 1% आपका ये मिना हो जाएगा, बाकी आपने टैक्स देना है। अब वो जब 29% होगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई इंडस्ट्री चल पाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ कोई बिज़नेस चल पाएगा। और फिर क्योंकि इंपोर्ट पे भी आपने GST भी बढ़ा दिया है, वो भी यूनिफॉर्म कर दिया है, कंप्यूटर इंडस्ट्री हार्डवेयर पे भी आपने GST लगा दिया है। तो आप अपना जो एक जो कोने रह गए थे ना, जहाँ भी आपने देखा आपने उनको बुरी तरह हिट किया। मतलब जैसे मैंने आपको मोटी सी मिसाल दी कि वो कह रहे थे कि पहले जी ये 300 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं और 89 बिलियन रुपीज़, 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं, 30 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट करते हैं और 89 बिलियन रुपीस टैक्स देते हैं। सर अब अभी तो नहीं, सीधा उठा के 9 बिलियन कर दिया। अभी तो 30 बिलियन डॉलर को हम टच भी नहीं कर रहे। टच भी नहीं कर रहे हैं, नहीं अभी तो हम बहुत नीचे हैं सर। मैं कह रहा हूँ हम टच ही नहीं कर रहे। उसमें से कितना आप अपने रिजर्व्स, जिसका आयमा जिक्र कर गई है, रिजर्व्स कम कर लेंगे। देखें सर, आपके रिजर्व तो ऐसे कम होंगे, जैसे इंपोर्ट खुलेगा आपका रिजर्व ढंग से नीचे आ जाएगा। ऑब्वियसली नेचुरल है ना। देखिए डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक फार्मूला है। आपने करंट अकाउंट खसारा इनसे कंट्रोल ही नहीं होगा अगर हमने पैसे देने पड़ गए। आर्टिफिशियली या फोर्सफुली इन चीज़ों को होल्ड किया। जैसे शुरू में मैंने बात की, ये डिमांड रिस्ट्रिक्शन है कि लोगों की ज़रूरत ही ना हो, उनको ज़रूरत ही ना पड़े, वो लोग किसी चीज़ की ख्वाहिश ही ना करें। उससे क्या होगा, आपकी डिमांड तो कम हो जाएगी, आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, आपकी महंगाई भी कम हो जाएगी, लेकिन आपके मुल्क में सनत ख़त्म हो जाएगी, आपके मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, आपको बहुत बड़े इश्यूज होंगे। जब ये सारी चीज़ें आप देख ही नहीं रहे और आपने वो जो एक सेक्टर रह गया था इंडस्ट्री का, आपने उसको भी घसीट दिया और जो बाकी टैक्सेशन की लिमिट थी वो बढ़ा दी। अब वो जो हम बात करते हैं 5,000-6,000 अरब रुपये कहाँ से लेने, वो 5-6 हज़ार अरब रुपये इनकम टैक्स में यहाँ से आ जाएगा। इस तरह 3-4 हज़ार अरब ये जो हमने एक तो परसेंटेज लगाई है, उसके साथ पैसे भी लगा दिए। अच्छा आपने एक टैक्स परसेंटेज लगाई, उसके बाद पैसे भी लगा दिए। वो भाई ये कौन सा फार्मूला है, आप क्या करने जा रहे हैं? कि 2 लाख कमाने वाला एग्जैक्ट अपनी सैलरी की एक सैलरी भी देगा, साल में 2 लाख रुपए कमाने वाला अपनी सैलरी भी देगा। नहीं वो क्या लेके जाएगा घर? कहता हूँ अपनी सैलरी भी एक एक्स्ट्रा। अच्छा वासिफ नकवी साहब हमारे में से, तो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। वासिफ साहब कैसे देख रहे हैं जी बजट को, खसारे का बजट? एक्सपोर्टर्स अलग परेशान है, इम्पोर्टर्स का तो अपना मामला है, फिर उसके बाद जो दीगर सेक्टर्स हैं उसमें काम करने वाले, स्टॉक मार्केट की बात करें वो लोग परेशान हैं,
और तमाम लोग बड़ी परेशानी का शिकार है बजट देख के। पहले तो बजट के जो खदोखाल सामने आए नहीं थे, तो बड़े बड़े फिगर्स थे, उससे तो लग रहा था बजट बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो सर। मेरे ख्याल में ये जो बजट है ये IMF फ्रेंडली बजट है। इसके अंदर आवाम दोस्त तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जहाँ तक बात है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आ नहीं रहे। गरीब जो है उसको इनडायरेक्ट टैक्सेशन बिल्कुल पिसा देती है। अब इस सिचुएशन के अंदर हुकूमत को चाहिए था कि इन्फोर्समेंट को तो जाहिर है कि उनको मैयस लेने थे, जिसके अंदर उनको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के लिए उन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ नए आइडियाज उन्होंने दिए हैं। ऑल्दो के ट्रैक एंड ट्रेस वाज देयर इन प्लेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो ऑलरेडी आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ पाएगी। जो लोकल सनत है वो ऑलरेडी बिजली हमारे पास है नहीं, तो जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे हम उन्हीं के ऊपर ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं। टैक्स बेस बढ़ाने की हमने कहीं पे बात नहीं देखी बजट स्पीच के अंदर आज। अच्छा, अब नईम साहब हम ना एक चीज़ ज़रा आज आपसे थोड़ा, फिर कल हम चाहेंगे कि ज़रा कल भी हमारी कोई पोस्ट बजट है तो आप थोड़ा सा टाइम उसके लिए ज़रूर निकालिएगा। कल इसके ज़रा बाकी आप खदोखाल देख कर भी बखिए हम इसके उधेड़ लेंगे। लेकिन ये बताएं मुझे, अब इस वक्त यहाँ से ये जो अभी बजट है, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हद तक हम रप्चर्स का जिक्र करते हैं मुख्तलिफ जगहों से, ये बजट और इससे जो होने वाली कमाई या सख्ती से लेने वाली कमाई होगी, ये किन किन सेक्टर्स में बेहतरी पैदा करेगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम सूद ही उतारते रह जाएंगे? सर जी, सूद तो हम कभी भी नहीं उतार पाएंगे। जितना सूद अभी इस दफ़ा 10,000 अरब का सूद है, जैसे 9,700 तो 10,000 ही हो गया। अगले साल हम भी यहाँ बैठे होंगे और मेरा ख्याल है कि ये हमारा कोई 12-13,000 अरब और ज़्यादा होगा। अब हम बजाय इसके कि वो जो रोड मैप अडॉप्ट करते जिससे बिज़नेस बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, हमने वो रोड मैप अडॉप्ट किए हैं जो कि ईजी है कि भाई ठीक है टैक्स ठोक दो, हर बंदे पे टैक्स लगा दो, सैलरी क्लास पे लगा दो, बिजनेसमैन पे लगा दो, छोटी एसोसिएशन में लगा दो, बड़ी कंपनी पे लगा दो, इंडस्ट्री पे लगा दो। अब उससे सर देखें आप किसी पे कितना बोझ डालेंगे, जब ज़्यादा बोझ डालेंगे तो वो क्रैक हो जाएगा और फिर जिस तरह मल्टीपल फैक्टर एंड मल्टीपल ड्राइव against the business community, against the businesses of Pakistan, it will ultimately lead to less investment, non-investment from the overseas। जो जिसकी हम हमेशा बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जी अब हम कशकोल नहीं उठाएंगे, अब हम किसी से कर्ज नहीं मांगेंगे। मैं सुबह बात कर रहा था, मैंने कहा कितनी अच्छी स्टेटमेंट दी है प्राइम मिनिस्टर ने। तो डेफिनेटली ऐसा बजट आएगा जिसमें वो अपनी आवाम के लिए को बहुत ही अलग किस्म का बजट पेश करेंगे। लेकिन आप देखिए अब वज़ीर ख़जाना हमारे आए हैं, उन्होंने बिल्कुल विद स्ट्रोक ऑफ पेन एक ऐसा बजट पेश किया है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक आम लेमैन की सूरत में जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जितने टैक्सेस लगे हैं वो तो मैं भी नहीं अदा कर सकता। लेकिन एक चीज़ खतरनाक है ना सर, चले टैक्सेस तो लग गए, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है सर वो नहीं हो सकता, वो अब कर ही नहीं सकते। अब देखें सबसे पहली बात यह है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी। हाँ, अच्छा, हम बात करते हैं, मैंने सोचा था कि गवर्नमेंट SCZs अनाउंस करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस करेगी। लोगों को जैसे हम कहते हैं कि लोकल इंपोर्टर को, लोकल एक्सपोर्टर को, लोकल बिजनेस को जाएं आप वहाँ पे जो मर्जी काम करें, बिजली भी जॉब दें, बिजली भी दें और वो बाहर काम करें। और यहाँ पे देखें ना इंडिया की मिसाल हमने, वहाँ पे 5-6 लाख बंदा इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, एप्पल के लिए काम कर रहे हैं, IBM के लिए काम कर रहे हैं, HP के लिए काम कर रहे हैं, ऑरेकल के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ गरीब किसान को एक रेट पे बारदाना नहीं मिल रहा है, यहाँ बारदाने की तलाश में फिर रहे हैं, मारो मार सड़कों पे गंदम रुल रहे हैं। वासिफ साहब, ये जो सब्सिडीज होंगी जो 1,363 अरब रुपए की होंगी, ये सब्सिडीज कैसे एक्सेप्टेबल होंगी इतने भारी भरकम टैक्स के बजट में कि टैक्स लेकर सब्सिडीज दी जाएंगी? क्या किया जाएगा? ये सब्सिडीज का जो मामला है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये इस टाइम पे जब आपका गवर्नमेंट बजट कंट्रोल में नहीं है और आप
सब्सिडी की तरफ जो है वो टिल्ट हो गए हैं। ये आई थिंक इससे थोड़ा सा, चूँकि ये प्रपोज बजट है, इसमें मजीद अभी बेहतरी की गुंजाइश है, तो ये इनको रिकंसिडर करना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे अपेरेंटली ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ से जो बाइकआउट करना था, ये कोई सूटेबल कंडीशन नहीं है। जब आप 7 खरब रुपया जो NSP अवार्ड के अंदर दे रहे हैं उनको, और सबसे ज़्यादा पोर्शन आप सिंध के लिए डेडिकेट कर रहे हैं, उस सूरत में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव हो सकती है, लेकिन इसका मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा जो है हुकूमत को इस तरह से पहुंच सकता है, ऑल्दो कि वो ज़्यादा बेनिफिट उठा रही हैं इसी चंक से। अच्छा, ये नईम साहब लास्ट में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो बड़ी बड़ी वजारतें हैं, उनके अपने बजट्स हैं, फिर असेंबली के मिनिस्टर्स के अपने भारी भरकम बजट्स हैं, इसमें हम क्यों नहीं बहुत बड़े पैमाने पर कमी देख रहे हैं भाई? सर जी, ये तो कमी होगी नहीं, ये तो बल्कि बढ़ेंगी। अभी आप देखें बजट के बाद वजारतें बढ़ जाएंगी जी, पीपल्स पार्टी भी आप आ अपने जाएगी। नेबरिंग कंट्रीज को देखें कि उन्होंने कितनी वजारतें रखी हैं, आप उनको देखें कि उनके अखराजात क्या हैं, वहाँ पे किसको पेट्रोल फ्री मिलता है, किसको बिजली फ्री मिलती है, किसको गाड़ियाँ बेदरेग मिलती हैं, आप देखें किन को बड़े बड़े घर मिलते हैं, वहाँ देखें। मिनिस्टर्स के पास पुरानी गाड़ी। अच्छा, एक बात मैं और भी यहाँ करना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम अपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो कि इस बोझ के तले बड़ी बुरी तरह दब जाएंगे, जिनके पास मतलब अदर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है। देखिए, हमारा कोई कुछ ऐसे महकमे उनसे बेचारों की तो पैसे सीधे सीधे कट जाएंगे ना, तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, उनसे तो खुद ही ले लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं, आप मल्टीनेशनल को देखें, बहुत अच्छी तनख्वाहें हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की जो SOEs हैं उनकी में देखें लोगों की बहुत बड़ी तनख्वाहें। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम FBR को करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप उनके भी जो सर साइंस और टेक्नोलॉजी पर मैं आपसे एक छोटी सी बात इसलिए, उनके बड़े जो सुपार्को के लिए सिर्फ 65 अरब रुपए 61 करोड़ का बजट है, इतना तो सर रिसर्च में चला जाता है। तो सर किसी प्राइवेट आदमी के पास इतने पैसे होंगे, ये तो रिसर्च में चला जाता है, R&D के आप लिए। एजुकेशन और हेल्थ में देखें ना, दोनों में मिला के 140 अरब रुपए है, तो आप क्या करेंगे? सर प्लानिंग डिवीजन को 28 करोड़ लोग जो हैं वो 95 अरब रुपए में क्या करेंगे? सर अब महंगाई का क्या होगा? सर महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। देखें डॉलर, आप जैसे पेट्रोल पे लेवी बढ़ गई। अच्छा, अब जब आप पे दबाव बढ़ेगा आपका इंपोर्ट का, तो आपकी करेंसी जो है वो रुपी डिप्रिसिएशन होगी, तो रुपी डिप्रिशिएट होगा। अच्छा, ऑटोमेटिकली डिप्रिशिएट होगा। फिर जब दबाव बढ़ेगा ना, इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेटर्स कह रहे हैं कि डॉलर 290 प्लस होगा, तो होगा। नहीं, डॉलर तो सर देखिए, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि डॉलर 20-25 रुपए तो और ऊपर जाएगा। ठीक है ना। अब अगले साल के एंड में हम देखेंगे कि, क्योंकि देखिए दबाव जब बढ़ जाए हमारे डॉलर में, हमारे में तो डॉलर आ ही नहीं रहा ना। हम नया डॉलर तो ले रहे हैं, हम जो डॉलर ले रहे हैं वो कर्जों की फॉर्म में ले रहे हैं। भाई IMF दे दे, चाइना दे दे, UAE दे दे, सऊदी अरब दे दे। सर ये जो BISP है, आप समझते हैं ये सही तरीका है? लोगों को क्यों नहीं लाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ? हमारे यहाँ पैसे दे देकर लोगों को थोड़े थोड़े पैसे देते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, ठीक। दूसरी ये है कि हम हर साल जॉब पे सब प्राइवेट, खुद का वजीर खजाना ने प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करे। अच्छा चले, आज मैं कल इस पे आपसे फिर और आप कर लीजिएगा, इस पे डिस्कशन कम थी। नईम सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो मच, आप थ्रू आउट हमारे साथ रहे। और वासिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वासिफ नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे तमाम पैनलिस्ट जो हमारे साथ मौजूद थे बजट की इस स्पेशल ट्रांसमिशन पर। मैं और हुमा आपके साथ रहे इस पूरी बजट की ट्रांसमिशन, इसकी पूरी खदोखाल और उसके बाद आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, टैक्सेशन क्या होगी, बजट का ओवरऑल कितना हजम है और उस ओवरऑल हजम को कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सब पे आज हुई बात। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और बहुत शुक्रिया।